नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम नैनीताल से लगभग 120 किलोमीटर दूर कोसानी में हैं। 2 रात हम यहां पर रुके। सामने जो आप होटल देख रहे हैं, कोसानी बेस्ट इन। अब हम यहां से जा रहे हैं नैनीताल। रास्ते में कुछ समय हम रानीखेत रुकेंगे। इस समय हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। चलिए नैनीताल को चलते हैं। वैसे आज की वेदर प्रेडिक्शन है कि बारिश काफी होगी। आपको कोसानी की मार्केट दिखाने के लिए हमने 5 मिनट के लिए गाड़ी रोकी है। यहाँ पर कुल मिला के 25 से 30 दुकान है। जनरली मैंने देखा हिल स्टेशन में जो शॉपकीपर्स हैं वो अपनी दुकान सुबह 10 साढ़े 10 बजे ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने नोटिस किया है 6 और 7 बजे के बीच में 90% दुकानें खुल जाती हैं। जैसे इस समय 8:15 का टाइम और यहाँ पर सारी शॉप्स खुली हुई हैं। अब जो कोविड की वजह से बंद हैं वो तो बंद ही हैं। अगर आप यहाँ से अल्मोड़ा जाना चाहते हैं शेयर में तो 300 रुपये पर पर्सन है। प्राइवेट जीप करके जाना चाहते हैं तो 2000 रुपये। इसी तरीके से आप अल्मोड़ा से यहाँ पर आ भी सकते हैं। इसके अलावा आप रुद्रधारी वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो 50 रुपये पर पर्सन शेयर में। बागेश्वर, हल्द्वानी और भी जो नज़दीक में 40-50 किलोमीटर के एरिया में पॉइंट्स हैं वहाँ ये लोग लेके जाते हैं। धन्यवाद। वाओ, क्या व्यू है। नीचे आप कोसी नदी देख रहे हैं, सामने लोहे का पुल, क्या मस्त लग रहा है। नजदीक चल के पानी को देखते हैं। यहां से सोमेश्वर 4 किलोमीटर का रास्ता है। हम लोग का तो क्या है, जहां पर सीनिक व्यू अच्छा लगता है रुक जाते हैं, 10-15 मिनट एंजॉय करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसी जगह को एंजॉय करना हो ना तो क्या करो, नदी किनारे ऐसे किसी पत्थर पे बैठ जाओ, पाँव डाल लो पानी में, सोचो कितना मजा आएगा। इस समय ना करंट पानी का तेज है तो मैं बैठ नहीं रहा, वरना मन तो मेरा बहुत हो रहा है। और वाओ, व्हाट अ प्लेस, लवली प्लेस। कोसानी से 12 किलोमीटर का सफ़र करके हम सोमेश्वर पहुंच चुके हैं। थोड़ा मार्केट सीधे चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। फिलहाल सोमेश्वर का बाज़ार देख के मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि ये मार्केट डेवलप्ड है। यहाँ कुछ जीप भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं जो शेयरिंग बेसिस पे टूरिस्ट को नज़दीक के स्टेशन पर लेके जाती हैं। हमें किसी ने बताया कि जब आप सोमेश्वर से निकलेंगे रानीखेत के लिए तो 8 किलोमीटर आगे जाने के बाद लोध करके एक जगह आती है, वहाँ पर आप कुमाऊनी फूड खा सकते हैं। ये रास्ता मुझको इतना पसंद आ रहा है कि बार बार रुकने का मन कर रहा है। जैसे देखो इस समय कितना ऑसम व्यू है। इस जगह जो आप देख रहे हैं सारी ये धान की खेती है। पहाड़, बादल, क्या वातावरण है। ब्यूटीफुल वेदर एंड नाइस प्लेस। लोध में हमें जिस शॉप का रेफरेंस मिला था पहाड़ी व्यंजन खाने के लिए, हम वहां पहुंच चुके हैं। हमने लिखा हुआ है रुद्राक्ष रेस्टोरेंट पहाड़ी व्यंजन। भाई साहब, आप क्या तैयार कर रहे हैं? भाई यही है भटके डुबके कड़ी चावल। वाह, तो भाई साहब ये है भटके डुबके जो आप तैयार कर रहे हो? ये है कढ़ाई में है। ये बनाने में आप काला भट्ट इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, काला भट्ट। तो काले भट्ट का रंग अलग है और इसका रंग हरा है। नहीं, हरा नहीं, वो सिलबट्टे में पीस के हरा कलर हो जाता है। सिलबट्टे में पीसने से। तो भटके डुबके लोग नाश्ते में पसंद करते हैं कि दोपहर में? भाई लंच में।
लंच में पसंद करते हैं। हमने इनसे समझा भट के डुबके बनाने के लिए भट के अलावा कुछ लोग चावल का आटा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बेसन इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या यूज करते हैं? हम बेसन करते हैं। बेसन। तो इसको पूरा 2-2.5 घंटे के लिए ऐसा हिलाना पड़ता है। हाँ जी। बड़े मशहूर हैं आपके भट के डुबके। जब तक भट के डुबके तैयार हो रहे हैं तब तक हम नजदीक में कहीं जाकर भट का पौधा देख सकते हैं। देखो किसी को भिजवा सकते हो हमारे साथ? हाँ, ये खेत है हमारे। किसी को अच्छा भैया आप आ जाओगे? ग्रेट। भैया हमारे को भट का पौधा दिखाने लेके चल रहे हैं। तो आप लोग का खुद का फार्म है ये? हाँ, ये मैं अपना ही है, ये मैक्सिमम परिवार का ही है। परिवार का ही है। हम लोग पिछले साल गढ़वाल गए थे तो हमने काला भट काफी जगह खाया लेकिन पौधा नहीं देखा कहीं पे। और क्या क्या भैया अपने यहाँ पे फार्म में? वाह, ये है जो आपका भट और मडुआ जो बोला था, हाँ। वो एक साथ ही है पूरा। हाँ, मंडुआ भी हम पौधा देखना चाहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये मडुआ ही है। अभी इसको 2 और 3 मंथ और लग जाएगा पकने में और रेडी होने में। हाँ, एक चीज बताइए, ये मंडुआ ये कितना ऊंचा होता है? ये समथिंग इतना तक हाइट में रहेगा, इतना साल। तो जैसे कि इसमें राजमा और दालें होती है, राजमा उसमें फली होती है तो उसके अंदर से वो चीज़ें रहती हैं, तो ये ओपन रहता है, इसमें कोई फली और उसका वो नहीं होता है, तो इसमें सीधे तोड़ने के बाद सीधे हाथ से निकल जाता है डायरेक्ट। अच्छा, बाहर निकाल के। तो ये बाद में अभी जो हरा रंग है ये बाद में हो जाएगा ब्राउन। हाँ, ये पूरा मडुआ ही है। अभी ये पका नहीं है, अभी ये प्रॉपर तरीके से उतना बड़ा नहीं है। अभी 3 और 4 महीने के बाद ये बड़ा होने के बाद साफ दिखने लग जाएगा, ब्लैक। जैसे फूल का बाहर का आकार होता है देखने में वैसा लग रहा है। और ये है मंडुआ दाना जी। मैं तो देखो आज पौधा मंडुआ का पहली बार देख रहा हूँ इतने नज़दीक से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको साउथ इंडिया में रागी बोलते हैं। हाँ। और महाराष्ट्र साइड जाएंगे तो नाचनी। अच्छा। आप लोग के यहाँ तो एक मेन आइटम है आपकी हाँ खाने में। हाँ हाँ और इसकी तासीर गर्म होती है ना, हाँ सर्दियों में इसको खाया जाता है। जी। तो आप लोग मंडुआ को रोटी के अलावा और किस रूप में खाते हैं? मडुआ को और हम यही किसी में अगर हमको अभी जैसे आपको एज ए डुबके में भी हम उसको यूज कर सकते हैं, एज ए अच्छा, जो आटा होता है। भट के डुबके बनाते समय गेहूं के आटे या बेसन की जगह मंडुआ का आटा भी इस्तेमाल मडुआ भी करते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग बाड़ी बनाते हैं मंडुआ से? बाड़ी भी बनाते हैं मडुआ से। तो हमें बाड़ी बना दो आज। बहुत टाइम बाड़ी लग जाएगा। नहीं, आधे घंटे 15 मिनट में बन जाएगी बाड़ी। एक्चुअली ऐसा है, अगर आपको बाड़ी घी में बनाते हैं ना? बता दो, वहाँ नीचे जाइए, हमारे पिताजी से कांटेक्ट कीजिए, बना के दे सकते हैं। पिताजी बना देंगे। तो कांटेक्ट हमारा आप करवा दो पिताजी के साथ। तो वहाँ पे एक ग्रीन छत दिख रही है, वहाँ पे जाइए, वो बना के दे देंगे। बाकी जो ये आपको दिख रहा है ये सारी चावल की खेती है, धान की। अच्छा, तो यानी आपके एक तरफ मंडुआ की खेती हाँ। और इस तरफ धान। हाँ, ये अभी हो रहा है, ये दिख रहा है आपको। ये है, ये पूरा आपकी धान चावल है, ये पूरा जितना। अच्छा, ये भट का पौधा है? हाँ जी, ये दिख रहा है। ये अभी पकने में थोड़ा सा टाइम लेगा, एटलीस्ट 2-3 महीने, वही 2-3 महीने और इसको टाइम लेता है। दो ही काला और सफेदी भट इधर रहता है। अच्छा, और कोई काला भट सफेद भट का पौधा अलग होता है? हाँ, दोनों का अलग अलग सफेद और काले भट का पौधा देखने में एक समान ही लगता है, दिखने में एक समान होगा। वो आप लोग को पता होता है ये सफेद है काला है। तो ये फली में से भट निकलेगा। हाँ, फली ये अभी बड़ा होगा, उसी के अंदर से फल रहेगा। पौधा कितना बड़ा होता है इसका? इतना समथिंग इतना रहेगा, इतना पौधा रहेगा उस। हाँ जी भाई साहब, डुबके हो गए तैयार, बहुत बढ़िया। डुबके चावल साथ में क्या बोलते हैं, आलू की नहीं, आलू के गुटके। हाँ हाँ, वही। ठीक है। अच्छा भाई साहब, हमें आप बाड़ी बना के दे सकते हैं? बाड़ी बना सकते हैं? मंडुए की बाड़ी बना दीजिए, घी में मजा आ जाएगा। लो जी, आप देखिए हम नाश्ते में क्या खा रहे हैं। भट के डुबके तो आपने कढ़ाई में पहले ही देखा, लेकिन अब आप इसको प्लेट में भी देख लीजिए। डार्क ग्रीन कलर, ये है जी थिक। इसको चावल के साथ खाया जाता है। हमने कढ़ाई में थोड़ी देर पहले देखा था, इन्होंने जंबू का तड़का लगाया। माना गांव जब हम गए थे पिछले साल, वहां हमने देखा था जंबू। ये हर्ब होती है जो हिमालय में पाई जाती है। साथ में आलू के गुटके, आप आलू की सब्जी कह सकते हैं, जीरा आलू कह सकते हैं इसको। साथ में इन्होंने दाल और राजमा तैयार किया और चावल के साथ यहाँ पर अभी हम खाएंगे। सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा भट के डुबके। बहुत अलग चीज है। सबसे पहली बात ये कि अगर आपको भट का स्वाद नहीं पता तो समझ ही नहीं पाओगे ये चीज क्या है। तो भट का स्वाद पता होना जरूरी है। दूसरी बात, भट को सिलबट्टे में पीसा गया है, उस कारण की वजह से
टेस्ट पूरी तरह से बदल गया। ये चीज़ मैं पहले खा चुका हूँ, लेकिन तब मुझे वो स्वाद नहीं आया था जो मुझे यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि इनके बनाने का प्रोसेस एकदम ऑथेंटिक है। वाह, ऊपर जो जम्बू का तड़का लगाया उसने भी स्वाद को बदल दिया है। अगर भट्ट को मिक्सी में पीसा गया होता तो एकदम अच्छे से ग्राइंड हो जाता, लेकिन सिलबट्टे में पीसने से जो अनइवन से दाने बन गए ना, वो खाते समय बड़ा मस्त टेस्ट है और पूरी तरह से वो गल चुके हैं, क्योंकि 2.5-3 घंटे इनको ऑलरेडी हो चुके हैं इसको पकाते हुए। इन्होंने बताया कि अभी जैसे 11 बजे हैं, आपको जो टेस्ट आ रहा है, अगर आप 2 घंटे बाद आओगे, मतलब ये 2 घंटे और पकेगा तो 1 बजे स्वाद और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो जितना ज्यादा पकेगा उतना ज्यादा स्वाद आएगा। मसाले के तौर पर इस पे कुछ भी नहीं है नमक के अलावा। जब आप कुमाऊं रीजन आओगे ना, तो भट्ट के डुबके आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आपको वाकई लगेगा कि ये चीज बहुत अलग है। मेरे लिए 2 एक्सट्रीम टेस्ट हो गए। इसमें नमक के सिवा कुछ नहीं और नमक भी बहुत हल्का। इसमें मसाले भी हैं और तेज मिर्ची है। यहां मुझे किसी ने बताया आलू के गुटके, साथ में मंडुआ रोटी और कुमाऊनी रायता, ये यहाँ का पॉपुलर ब्रेकफास्ट है। घरों में लोग ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि इस प्रकार का नाश्ता ढाबे या रेस्टोरेंट में मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन लोग पसंद करते हैं। यहाँ के खाने में बहुत सादगी है। अगर आपने पेट भर के भी खा लिया तो आपको हैवीनेस महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है। लो जी, जब तक हमारा नाश्ता फिनिश हुआ, इन्होंने हमारे लिए बाड़ी भी तैयार कर दी। आप क्लोजअप में देखो बाड़ी कैसे दिखती है। डार्क ब्राउन कलर, हलवे जैसा थिक, नहीं हलवे जैसा थिक तो नहीं कह सकते, हलवे से थोड़ा कम थिक, ऐसे, ठीक है। ऐसी ही बाड़ी हमने उत्तरकाशी में भी खाई थी, पिछले साल की बात है। उन्होंने वहां पर इसको मक्खन में तैयार किया था। यहां इन्होंने इसको घी में तैयार किया। घी में मंडुआ आटा को जैसे हलवा बनाते हैं उस प्रकार से भूनते हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि बाड़ी बनाने के लिए इन्होंने गुड़ का इस्तेमाल किया। तो कुछ लोग चीनी करते हैं, कुछ लोग गुड़ इस्तेमाल करते हैं। लो जी, बाड़ी टेस्ट की जाए। इसको गरम गरम ही खाया जाता है। बहुत अलग चीज है, बहुत अलग चीज है। उफ, घी का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर तो है ही है, उसके अलावा मंडुए का फ्लेवर एकदम चेंज हो गया। वेरी टेस्टी। और गुड़ डालने से एक डिफरेंट ही फ्लेवर निकल के सामने आ रहा है। वाओ, क्या बताऊं, मेरे को मजा आ गया। आज बाड़ी ने दिल खुश कर दिया। मैंने पिछले साल भी बाड़ी एंजॉय की थी, लेकिन वो बनाने का मेथड अलग था, उसका टेक्सचर अलग था, और यहां मेथड और टेक्सचर दोनों में फर्क है। वाओ, वो भी स्वाद थी और ये भी स्वाद है। थोड़ा सा बाड़ी और लेंगे, फिर हम यहां से चलेंगे। भाई साहब, बिल दे दीजिए आप। अच्छा, आपने तैयार कर दिया। अच्छा, अगर कोई आपको आने से पहले फ़ोन कर दे और बोले कि कुमाऊनी खाने में 3-4 चीज़ें बनानी है, तो बना सकते हैं आप? हाँ, बना देंगे, फ़ोन नंबर है। अच्छा, तो पहले फ़ोन करने से आप कुमाऊनी खाना बना सकते हैं? टोटल आइटम जो खाएंगे वो बना। चलो, हम तो आपको फ़ोन नहीं कर सके, लेकिन चलो कोई अगर बात कोई नहीं, हमारा तो क्या आपके हाँ, ये है कि आपने हमें बढ़िया से डुबके खिला दिए और साथ में बाड़ी बना के खिलाई, मजा आ गया। लो जी, ये लो 50 और। हाँ, ठीक हो गया। अरे लो ना सर। अरे तो हो गया, हो गया सर पूरे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने को 2 बजे तक यहाँ पे डुबके मिलते हैं। हाँ, 2-4 बजे तक। अभी हम आधा किलोमीटर ही आगे आए हैं
तो सामने देखो लैंडस्लाइड हुआ रात में, और अब जेसीबी लगी हुई है पहाड़ को क्लियर करने में, जिससे कि रास्ता वापस स्टार्ट हो जाए। 10-15 गाड़ियाँ यहाँ वेट कर रही हैं और 10-15 गाड़ियाँ उस तरफ वेट कर रही हैं। आधा से पौना घंटा लगेगा रास्ता स्टार्ट होने में। यहाँ से रानीखेत लगभग 35 किलोमीटर दूर है। हम रानीखेत तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम रानीखेत की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो हमें गोल्फ कोर्स दिखाई दिया। अब रोड के उस तरफ भी गोल्फ कोर्स है और इस तरफ भी गोल्फ कोर्स है। ये डिफेंस की प्रॉपर्टी है, तो टूरिस्ट वॉक करते करते गोल्फ कोर्स के अंदर नहीं जा सकते, वो अलाउड नहीं है। लेकिन आप 5-10 मिनट रोड की तरफ खड़े होके ये व्यू देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। रानीखेत गोल्फ कोर्स से हम चौपतिया की ओर 4 किलोमीटर अभी आए तो हमने पाइन हट कैफ़े देखा। कॉफ़ी पीने के लिए हम यहाँ पर रुके। कॉफ़ी तो आ गई। हमारे साथ इस कैफ़े के ओनर हैं, इनसे पिछले 10 मिनट से हमारी बात हो रही है। ये जगह मुझे काफ़ी पसंद आई है। पसंद क्यों आई? क्योंकि ये लॉन है, आराम से यहाँ बैठो, चाय कॉफ़ी पियो और साथ में हिल्स व्यू देखो। इन्होंने बताया कि ये बंगलो 150 साल पुराना है सर। 1880 का कंस्ट्रक्शन। हाँ, तो 1880 की कंस्ट्रक्शन है। तो इनके पास यहाँ पे 2 रूम्स हैं जो फिलहाल तो ये किसी को नहीं दे रहे, लेकिन आने वाले 4-6 महीने में इनका प्लान है इसको थोड़ा अंदर से रेनोवेट करेंगे और फिर ये उसको टैरिफ में देना स्टार्ट करेंगे। तो जब आप स्टार्ट करोगे, अंदाज में क्या इसका टैरिफ लोगे? सर इसका टैरिफ हम वही 2000-2500 के हिसाब से। 2 से 2500 के बीच में। तो अब हम कॉफ़ी फिनिश करते हैं और यहाँ से एप्पल गार्डन को चलते हैं। हम चौबटिया एप्पल गार्डन पहुंच चुके हैं। एंट्री गेट के पास खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ गाइड हैं जो टूरिस्ट को गार्डन विजिट कराने लेके जाते हैं, तो हम इन्हीं की सर्विसेज ले रहे हैं। आनंद जी हमारे साथ चलेंगे। यहाँ पे ना इन्होंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अगर आप एप्पल गार्डन जाना चाहते हो 200 रुपीज़, साथ में आप डेंस फॉरेस्ट भी जाना चाहते हो 200 + 300, भालू डैम जाना और वापस लौट कर आना 6 किलोमीटर, तो 2.5 से 3 घंटे लगते रहेंगे। भालू डैम तो नहीं जा रहे, लेकिन हम आपके साथ एप्पल गार्डन चलेंगे। चलिए चलते हैं। चलिए। जैसे ही हम गार्डन के अंदर आए, इन्होंने हमें रोडोडेंड्रॉन का पेड़ दिखाया। मुझे लगता था इसका पौधा होता है, इसको बोलते हैं बुरहान्स। तो बुरहान्स का फूल आपने बताया मार्च अप्रैल में आता है। तो हम लोग को याद है, हम गढ़वाल गए थे तो वहाँ हमने इसका जूस पिया था। बीपी और हार्ट के लिए अच्छा होता है। बहुत फायदेमंद चीज़ है। इसका पेड़ जो रहता है स्पंजी रहता है। अच्छा, ये इसकी थोड़ा सा पहचान है। ये पाइन ट्री है सर, चीड़ का पेड़ है। इसमें से रीजिन निकलता है। इसको इसकी रगड़ करके स्मेल लीजिए। ये आपका तारपीन तेल, उसमें बहुत फायदेमंद चीज़ है। तो तारपीन तेल इसी से बनता है। वो लकड़ी को जो पॉलिश करते हैं, तारपीन तेल। अच्छा। बिल्कुल। आइए सर, आपको देवदार का पेड़ दिखाते हैं। ये देवदार का पेड़ है, देखिए। अच्छा, ये देखिए जो गया है ना क्रिसमस ट्री की तरह। बड़ी हाइट है। हाँ, ये आपका, तो ये कितना ऊंचा तक जाता है देवदार का पेड़? ये तो सर आपका 70-80 फीट से ऊपर। वाह। तो इसकी लकड़ी तो अभी एक कटाई होती नहीं है। बंद है सर, इसकी तो बैन है। बैन। वैसे सुना है इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। बिल्कुल नहीं सर, इसके तो आसपास भी सांप कीड़े भी नहीं आते। पुराने जमाने में जिन्होंने देवदार की लकड़ी का अभी कुछ, तक उसके जैसे आप चर्च में जाएंगे ना सर, वहाँ जो उनके पियर की जो बनी है वो सब देवदार की लकड़ी की हैं। अभी साबुत हैं। ना सांप ना कीड़ा, कोई चीज़ नहीं सर। ये सामने जितने आप पेड़ देख रहे हो ना, ये सारे के सारे पाइन ट्रीज हैं। थोड़ा राइट हैंड साइड में कोने की तरफ देवदार है और काफ़ी देवदार यहाँ पर है हाइट पर। तो इन्होंने जैसे बताया कि देवदार का जो शेप है वो क्रिसमस ट्री के जैसे है और पाइन नीचे की तरफ रहता है। और एक चीज़ आपने और इंटरेस्टिंग बताई कि अगर यहाँ पर नवंबर दिसंबर के समय आए, जब वेदर एकदम क्लियर हो, बादल ना हो, तो हिमालय दर्शन बहुत अच्छा होता है यहाँ से। सबसे बढ़िया सर।
अच्छा, तो दूर दूर तक देख सकते हैं। सर गंगोत्री जमुनोत्री से लेकर के बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, लास्ट पांचाचूली तक दिखाई देता है। बाइनोकुलर्स लगा के? नहीं सर, बगैर बाइनोकुलर के इस तरफ से यहाँ तक पूरी रेंज साफ दिखाई देती है। वैसे अंदाजा मैं लगा सकता हूँ क्योंकि क्योंकि हमें ये देख के महसूस हो रहा है हम सही जगह खड़े हैं एकदम। बहुत बढ़िया जगह सर, यही व्यू पॉइंट है यहाँ पे। बड़ा अमेजिंग व्यू है। उफ, ये देखिए सर पूरे गार्डन का व्यू जो फैला 265 एकड़ में, वहाँ तक फैला। देखिए सर रेड हट, हाँ, और वो छोटी सी हट देख रहे हैं सर, वो दूर, हाँ वहाँ तक। और ये देखिए सब एप्पल लगा हुआ है जाली में, जो बंद कर देते हैं चिड़ियाओं के नुकसान से बचाने के लिए, तो इस तरीके से इसको बंद करते हैं सर। हम कल से सोच रहे थे कि रानीखेत जाएंगे और एप्पल गार्डन विजिट करेंगे, तो सेब के नज़दीक हम पहुंच ही गए। वाओ, बहुत सेब है। तो ये चिड़िया वगैरह से बचाने के लिए सर 36 वैरायटी एप्पल की हैं सर यहाँ पे। यहाँ पर? हाँ। अच्छा। और अभी अमेरिकन एप्पल लगा दिया जो इतने छोटे छोटे पेड़ों में एकदम भरा हुआ एप्पल है। अच्छा, हम तो सोचते थे एप्पल का ऐसा इतना बड़ा ही होता है। ये तो पुराने पेड़ है ना सर। तो अमेरिकन एप्पल सिर्फ इतना? हाँ इतना बड़ा, जैसे इतना बड़ा, जैसे ये टहनियों में फल दे रहा सर, वो एकदम उसमें देता है जैसे कटहल आता ना, उस तरीके से। अच्छा जी, भाई साहब धन्यवाद, आपने हमें अच्छा टूर करवाया। मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको नेचर में इंटरेस्ट है, पेड़ों के बारे में समझना चाहते हो या हर्ब्स के बारे में समझना चाहते हो, तो यहाँ 2 से 2.5 घंटा तो मिनिमम चाहिए। 2.5 घंटा चाहिए सर। हाँ, इससे कम में बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी सर। चलो, धन्यवाद। एप्पल गार्डन देख लेने के बाद हम आर्मी चेक पोस्ट तक आए। यहाँ पर झूला देवी मंदिर है, ये माँ दुर्गा का मंदिर है। अंदर हमने देखा माँ दुर्गा की मूर्ति झूले के ऊपर है। बाहर मैंने मंदिर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। आज से लगभग 700 साल पहले ये जगह बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करती थी। यहाँ पर ऐसा लिखा, जंगली जानवर गांव वालों की भेड़ बकरी को उठा के ले जाते थे, जिससे गांव वाले बहुत परेशान थे। एक गांव वाले के सपने में माँ दुर्गा आई। उन्होंने कहा कि आप इस जगह जाओ और यहाँ पर गड्ढा खोदो, यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति मिलेगी। गड्ढा खोदने के बाद जब माँ दुर्गा की मूर्ति निकली, गांव वालों ने मूर्ति की पूजा करनी शुरू करी। उसके बाद से कहते हैं यहाँ पर जंगली जानवर का जो डर था वो कम हो गया, क्योंकि उन्होंने भेड़ बकरियों को उठा के लेके जाना कम कर दिया। तो गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। हमने माथा टेक लिया। अब हम यहाँ से चल रहे हैं और हम जा रहे हैं लगभग 2 किलोमीटर आगे। वहाँ पर सनसेट पॉइंट है, वहाँ जाकर सनसेट देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हम सनसेट पॉइंट के पास पहुँच चुके हैं। ये खुला मैदान है, 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं। टूरिस्ट यहाँ पर सनसेट देखने आए हुए हैं। अब एक तरीका तो ये है कि आप वहाँ ऊपर चले जाइए, वहाँ से सनसेट देखो। दूसरा तरीका ये है कि सामने ये फॉरेस्टा कैफ़े है, हम यहाँ पर बैठकर भी सनसेट देख सकते हैं। अभी सनसेट में क्योंकि 10-15 मिनट का समय है, तो हम अपने लिए कुछ चाय ऑर्डर कर देते हैं और फिर डिसाइड करते हैं हम यहाँ से देखना चाहेंगे या ऊपर से। आप हमारे लिए चाय बना देंगे? जी, बन जाएगी। ठीक है, तो हम इधर ही हैं, जब चाय तैयार हो जाएगा तो इधर दे दीजिएगा। ओके। 10 से 15 मिनट में सनसेट होगा। अब यहाँ से खड़े होकर देख सकते हैं या फिर सामने जहाँ पर रिंकू भाई खड़े हैं वहाँ चले जाएं। तो एक काम करते हैं, ऊपर खड़े होते हैं, वहाँ से हम सनसेट देखेंगे। आज 30 अगस्त है, बारिशों का टाइम है, बादल सामने है, तो सूरज जो ढला है वो बादलों के पीछे ढला है। हमने इसको भी इंजॉय किया। लेकिन अगर आप यहाँ पे अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में आते हैं, जब आपको दूर दूर तक की विजिबिलिटी दिखेगी, तो यहाँ ऐसा दिखेगा जैसे सूरज पहाड़ के पीछे ढल रहा है। हमें कुछ लोगों ने बोला था यहाँ से आप सनसेट देखना आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन मॉनसून टाइम नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ खड़े होकर काफ़ी इंजॉय किया। अगर आप आएंगे रानीखेत तो इस जगह भी ज़रूर आइएगा। अब हमारा प्रोग्राम ये है कि 6:45 हो चुके हैं, 5 या 10 मिनट में यहाँ से चलते हैं। आज का नाइट स्टे हमको नैनीताल में करना है, तो यहाँ से नैनीताल लगभग 60 किलोमीटर दूर है। पहुँचने में 2 घंटे से ऊपर का टाइम लगेगा। इस समय हम नैनीताल पहुँच चुके हैं रात के 10 बजे। काफ़ी लेट हो गए, लंबा दिन, लेकिन हमने खूब एंजॉय किया। नैनीताल एंटर करते ही अशोक होटल में हमने अपने रहने के लिए रूम लिया। आपको ये मैं सुबह कल दिखाऊंगा, जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। आज हम लोग काफ़ी थक गए हैं, तो मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। अब आपको बाय बाय कर देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। लोकल साइट सीइंग नैनीताल।
बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।